Hello boys and girls, welcome to the next lecture of gravitation part 3 एंड होप आपको अपने पिछले दोनों लेक्चर्स ग्रेविटेशन के समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पे आ रही है तो वो हमें बता सकता है, ठीक है जी। तो हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। उसका आंसर आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, व्हाट्सएप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम अपना सिलेबस जो है ना एक टाइम लिमिट में पूरा करने की कोशिश करें। एक बार सिलेबस पूरा हो गया देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू अदर थिंग्स। बहुत सा टाइम होगा हमारे पास और लॉकडाउन चल रहा है, घर बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो पढ़ाई करते हैं ना यार। पढ़ाई का अपना ही मजा है, हम अपने हैं भाई, अपना ही अपना मजा है। करते रहो, फिर करते हैं रहो इंडिया। देखो बेटा, तो अगला टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? सर नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या हो सकता है ये फ्री फॉल? देखो बेटा, फ्री फॉल मतलब समझ गए? देखो पहले वीडियो चल रही है ना, हाँ चल रही है, शक्ल ज़्यादा ही क्लोज आ गई होगी मेरी। देखो बेटा, फ्री फॉल का मतलब होता है जब आपकी बॉडी फॉल करती है फ्रीली। देखो जब आप छत से छलांग मारते हो, जब आप छत से छलांग मारते हो तो आपको ऐसा लगता है कोई आपको रोक रहा है? कभी नहीं लगता। आप सीधा 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 नीचे गिरते हो। हवा का प्रेशर भूल जाओ, लेकिन कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है। कौन सी फोर्स होती है वो जो आपको नीचे की तरफ गिर देती है, जिसे हम नीचे की तरफ जाते रहते हो? वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और याद रखना, जितना नीचे तेज तेज जाते जाओगे उतनी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती भी है। छलांग मारते स्पीड थोड़ी कम होती है, जैसे 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 नीचे जाते जाओगे स्पीड तेज होती जाती है। जितना ऊपर से छलांग मारोगे उतना तेजी से नीचे गिरोगे, क्योंकि ऊपर से छलांग मार रहे हो, टाइम बढ़ रहा है, जगह बढ़ रही है तो टाइम बढ़ रहा है, और टाइम बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। तो अभी हम एक्सेलरेशन पे नहीं जाते, हम सिर्फ फ्री फॉल की बात करते हैं। तो फ्री फॉल होता है कि जब आपकी बॉडी फ्रीली नीचे गिर जाए, मतलब आपने छलांग मारी, आप फ्रीली नीचे गिर गए, उस पॉइंट को उसने क्या कह दिया? फ्री फॉल। तो इसका मतलब क्या होता है? when the body falls freely on the surface of the earth, under the influence of only gravitational force, under the influence of only gravitational force, then the body is said to be in free fall। देखो बेटा, मतलब समझो, कोई भी बॉडी अगर नीचे गिरती है फ्रीली नीचे गिरती है, कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के सरफेस पे। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। अब जब बॉडी नीचे गिरती है ना तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती है। उसकी स्पीड क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। अगर स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसका मतलब उस बॉडी के पास क्या है? उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। उस बॉडी के पास क्या है? उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड चेंज हो रही है, आप छत से छलांग मारो, ठीक है, आप देखते हो जितना ऊपर से फेंकोगे ना उसकी स्पीड नीचे नीचे जाते 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 बहुत तेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं छत से छलांग मारूंगा, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, ये छत है, यहाँ से छलांग मारी, तो हर सेकंड के बाद स्पीड बढ़ती है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी। हर सेकंड के बाद स्पीड क्या होती है? हर एक सेकंड के बाद स्पीड बढ़ती है, ठीक है, हर एक सेकंड के बाद स्पीड बढ़ती है। और इस समय क्या लगती है? एक्सेलरेशन। इस समय क्या लगती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक ही मतलब है, जब भी आपकी स्पीड चेंज हो जाए, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, बॉडी क्या शो कर रही है? बॉडी मूव कर रही है इन एक्सेलरेशन। बॉडी किस में मूव कर रही है? बॉडी मूव कर रही है आपकी किस में? एक्सेलरेशन में। बॉडी किस में मूव कर रही है? एक्सेलरेशन।
अब इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? देखो, जब हम लीनियर पाथ फॉलो करते हैं ना, सीधा 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 गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तेज करते हैं, स्लो करते हैं, तो वो उस एक्सेलरेशन को तो हम ए से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में, तो उधर एक्सेलरेशन का नाम हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसमें डिनोट किससे करते हैं एक्सेलरेशन को? स्मॉल जी से। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से, छोटे जी से इस एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं, छोटे जी से। ठीक है बेटा जी? तो देखिए क्या कहता है वो, द एक्सेलरेशन with which the body fall towards the earth irrespective of their masses। अरे बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं लगा अभी मैंने क्या कह दिया? irrespective of their masses is called acceleration due to gravity। सर जी बात बहुत बड़ी कह दी, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, बाकी तो सारा समझ आ गया। एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन के साथ हम नीचे गिरते हैं धरती की तरफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, देयर लगा देना यहाँ पे। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस का मतलब क्या है सर? जल्दी बता दो एक बारी। बहुत ही अजीब बात है। क्या है? समझिए इसको बेटा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। अगर आपकी छत से एक हाथी ने छलांग मारी और एक चूहे ने छलांग मारी, आपको क्या लगता है दोनों में से पहले धरती पे कौन गिरेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? सबके मन में एक ही सवाल, सर हाथी गिरेगा। लेकिन हाथी, एलिफेंट लिखना था हमें। कई पतले बंदे, कमजोर बंदे कहेंगे सर चूहे को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। सर क्या बोलते हैं चूहे को? रैट गिरेगा सर पहले। कौन ठीक और कौन गलत? हाथी पहले गिरेगा या चूहा पहले गिरेगा? दोनों ही गलत हैं बेटा जी, दोनों ही गलत हैं। एलिफेंट और चूहा, एलिफेंट और रैट, हाथी और रैट, हाथी और चूहा दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो फोर्स लग रही है दोनों के ऊपर, वो क्या लग रही है? वो एक तरीके से दोनों बराबर नीचे गिरेंगे। एक्सेलरेशन जो होगी दोनों की, वो क्या होगी? सेम होगी। दोनों की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? सेम होगी। आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, दो पेन ले लेना, एक भारी पेन लेना, एक हल्का पेन लेना, उसको थोड़ी ऊंची हाइट से फेंक देना दोनों पेन को और ऑब्जर्व करना कौन सा पहले गिर गया। गारंटी उठा के कहता हूं दोनों बराबर गिरेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मासेस का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वाली एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके मास के ऊपर? धरती के मास के ऊपर या हमारे मास के ऊपर? हमारे मास के ऊपर। ठीक है ना, धरती के मास के ऊपर तो डिपेंड करती है। जिस भी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहे हैं हम, चंद्रमा के ऊपर, सूरज, जिसके ऊपर भी गिर रहे हैं, उनके मास के ऊपर तो डिपेंड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मैं गिर गया, हाथी गिर गया, चूहा गिर गया, बिल्ली गिर गई, कुत्ता गिर गया, मेंढक गिर गया, कुछ भी, गधा भी गिर गया, तो वो भी बराबर गिरेगा अगर सेम हाइट से गिर रहे हैं तो। इसका मतलब उन सब के लिए जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी, उन सब के लिए एक्सेलरेशन जो होगी वो सेम होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है बेटा जी, वो पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं होती। मैंने आपको क्या कहा, हमारा मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप मून के ऊपर जाके छलांग मारोगे तो वो मून के ऊपर मास के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे मास के ऊपर नहीं करेगा। लेकिन मून का मास और अर्थ का मास अलग अलग है, इसलिए जी की वैल्यू दोनों जगह क्या होती है,
अलग अलग। जब हम सेम हाइट से मून पे छलांग मारेंगे तो हम आराम आराम से नीचे गिरेंगे, लेकिन अगर वही सेम हाइट से धरती पे छलांग मारेंगे तो तेज नीचे गिरेंगे। तो दोनों जगह जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो दोनों जगह क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। मैं 10 बार कहता हूं अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उस टॉपिक को रिवाइज करके देखो, बार बार देखो जब तक समझ नहीं आ जाता। मैंने बहुत डिटेल में बातें करी है, ठीक है। तो ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि मास आपके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब बात आती है बेटा जी इस g की वैल्यू क्या होती है, इस g की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। मैंने आपको यह बता दिया g की वैल्यू धरती पे चंद्रमा पे अलग अलग होती है, लेकिन धरती पे क्या होती है अगर वो निकाल सकें तो चंद्रमा पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मास तो हमें चंद्रमा का भी पता है और मास हमें धरती का भी पता है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है डिराइव द फॉर्मूला। थोड़ा सा ना तार हिलती रहती है मेरे को बड़ा डर लगता है मेरा टूट ना जाए। डिराइव द फॉर्मूला फॉर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is applying a force F on earth of mass कैपिटल M, ठीक है जी। सर आपने तो इसको दोनों को मास मान लिया, मानना तो है, शुरू में आपको मानूंगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, ठीक है। एंड दे आर डी डिस्टेंस अपार्ट, डी डिस्टेंस अपार्ट। तो वो क्या कह रहा है, मैं धरती पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं धरती के ऊपर, ठीक है, फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स लग रही है। अब फोर्स दो तरीके की है, ठीक है। एक तो धरती मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, धरती मेरे को अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन याद करो बेटा जी, दूसरी फोर्स जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी आई थी। दूसरी फोर्स क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी आई थी। वो क्या थी, वो थी F इज इक्वल टू m, ठीक है। दोनों फोर्सेस किसके ऊपर लग रही हैं, इस बॉडी के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा, इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स F, ठीक है जी, एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू ma। लेकिन यहां पे जो आपको पहले बताया था, अगर ग्रेविटी की बात हो रही है, आप धरती वाली बात हो गई, अगर मैं धरती पे खड़ा हूं तो अगर मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू ए की जगह क्या हो जाएगा, mg। ए की जगह क्या हो जाएगा, mg। समझ रहे हो। तो ये हमें बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, इज एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F ऑन अर्थ ऑफ मास m एंड दे आर d डिस्टेंस अपार्ट। तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था। डिस्टेंस जो लेते हैं ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से। मान लो ये d डिस्टेंस अपार्ट है, d डिस्टेंस अपार्ट है, और अर्थ की रेडियस मान ली हमने कैपिटल R थी, और डिस्टेंस क्या था दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो d था। डिस्टेंस क्या था, d था। क्लियर बेटा यहां तक। एक चीज यहां पे डायग्राम बना लो ताकि चीजें समझ में आ जाए। डिस्टेंस क्या था, d था, और अर्थ की रेडियस क्या थी, कैपिटल R थी। नाउ अकॉर्डिंग टू
यूनिवर्सल लॉ ऑफ, पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू mg, फोर्स कौन सी है, mg है। और साथ साथ एक और चीज याद रखो, ये तो होगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से फोर्स, क्या ये सेम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी तो कहा था दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने भी कहा था, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही होती है, फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। लेकिन जो हमारे ऊपर फोर्स लग रही है तो एफ ही, मेन फोर्स क्या है, एफ, बस उसके निकालने के तरीके अलग अलग हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल सकते हैं और एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के निकाल सकते हैं। तो वही हमने यूज किया कि है तो वो फोर्स एफ ही, उसका निकालने का फॉर्मूला mg भी यूज कर सकते हो, उसका फोर्स का निकालने का फॉर्मूला आप gmm बाय में d स्क्वायर भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, दोनों चीजें सेम थी, तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू gmm बाय में d स्क्वायर, जो धरती और आपके बीच में लग रही है और ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस F ही हैं, हमारे ऊपर लग रही है तो F ही है दोनों फोर्सेस, समझ रहे हो? दोनों फोर्सेस क्या है, F ही है, लेकिन निकालने के तरीके अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, आंसर तो दोनों का सेम ही आना है, चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आना है। इसका मतलब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दोनों को क्या कर सकता हूं, इक्वेट। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कंपेयर कर दूंगा। हाँ जी, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो mg इज इक्वल टू gmm बाय में d का स्क्वायर। ठीक है जी, mg स्मॉल m से स्मॉल m, क्योंकि दोनों तरफ हमारा ही मास था, काट दिया। ठीक है, इधर भी mg था और इधर ये वाला m था, दोनों हमारा वाला ही है जो हमारे ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो g की वैल्यू क्या आ गई, g की वैल्यू आ गई gm डिवाइड बाय में d स्क्वायर। तो ये मेन वैल्यू होती है। अब इसे आगे भी थोड़ा सा पार्ट करूंगा, देखो बेटा, g की वैल्यू आ गई gm बाय में d स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। लेकिन अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई, ठीक है, मैंने आपको कहा था बॉडी के सेंटर से, दोनों बॉडी के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो d होता है। डिस्टेंस क्या मान रखा था, d। अर्थ की रेडियस को मान रखा था r। तो देखो, अर्थ की रेडियस लगभग होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और हमारी बॉडी लंबाई की मैक्सिमम लंबाई 2 मीटर होती है। तो इतना लंबा अगर 6400 किलोमीटर में मान रहा हूं, तो उसमें चाहे 2 मीटर छोटा सा निगलेक्ट भी तो कर सकता हूं ना। मानो यार 6400 किलोमीटर, 6400 और 30 इतने मीटर प्लस में 2 मीटर, इतना तो मैं कह दूंगा यार, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले ले, इतना क्या लूंगा यार, 2 भी लिखूंगा, इतना ही ठीक है मेरे को, तो नहीं तो मेरे को आंसर निकालने में दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो मैं d की वैल्यू है वो r की वैल्यू भी तो मान सकता हूं, क्योंकि हमारा हाइट जो हमारी रेडियस जो हमारी जो हाइट है उसकी यहां से आधे से डिस्टेंस है ना, कितना है, 1 मीटर भी नहीं है, और धरती 64 लाख किलोमीटर, उसमें एक जुड़ भी गया या नहीं भी जुड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख सकता हूं, नाउ d कैन बी रिप्लेस्ड बाय r, और r क्या है, वेयर r इज द रेडियस, r क्या है, रेडियस है। देयरफॉर g इज इक्वल टू gm बाय में r का स्क्वायर, g इज इक्वल टू gm बाय में r का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा मेन वैल्यू होती है g की, मेन वैल्यू किसकी होती है, g की। तो यहां तक कीजिए, अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, छोटा सा एक टॉपिक और करेंगे
और फिर हमारा लगभग 1/3 ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर, हैव ए नाइस डे। बहुत मज़ा आया पढ़ाने में, थैंक यू बेटा।